वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 23 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर एक नज़्म है। नज़्म का नाम है मुस्तकबिल और इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। अब जैसे कि ये चैप्टर एक नज़्म है, तो नज़्म से मुतालिक अहम सवालात आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म के अज्जाए तरतीबी क्या है, नज़्म के प्रकार क्या है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए नज़्म से मुतालिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं। 100% आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले नज़्म के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब और आराइश के होते हैं। आम और वसी मफ़हूम में ये अल्फाज नस्र के मुद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि आम और वसी मायनों के अंदर जो नज़्म लफ्ज़ है वो नस्र के अपोजिट के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपकी ये बुक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है नस्र का और दूसरा पार्ट है नज़्म का। नस्र वाले पार्ट के अंदर सभी मज़मून, नावल, कहानियाँ वगैरह शामिल होती हैं और नज़्म वाले पार्ट के अंदर सभी नज़्में, ग़ज़लें, रुबाई, कसीदा, मरसिया वगैरह शामिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नज़्म को नस्र का अपोजिट कहा गया है। और नज़्म से मुराद पूरी शायरी होती है, यानी कि नज़्म की कैटेगरी के अंदर पूरी ही शायरी शामिल होती है। इसमें वो तमाम इसनाफ यानी कि तमाम प्रकार और असालिब यानी कि ढंग शामिल होते हैं जो कि हैयत यानी कि बनावट के एतबार से नस्र नहीं होते हैं। इस्तिलाही मायनों में इस लाइन को याद रखना कि इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और क्या, नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल भी होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म घूमती रहती है। ख़यालों का तदरीजी इर्तिका नज़्म की एक अहम खसूसियत होता है। याद रहेगा कि ख़यालों का तदरीजी इर्तिका यानी कि ख़यालों का बढ़ते हुए बताना, ख़यालों को बढ़ा चढ़ा कर बताना नज़्म की एक ज़रूरी ख़ासियत होती है। तवील यानी कि लंबी नज़्मों में ये इर्तिका यानी कि ये शुरुआत वाज़े होती है और मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिका वाज़ा नहीं होता है। ज़्यादातर यानी कि छोटी नज़्मों में ये इर्तिका ज़्यादातर एक तासुर की शक्ल के अंदर उभरता है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई कैद होती है और ना ही मौज़ूआत की, यानी कि नज़्म के लिए बनावट और मौज़ूआत की, टॉपिक्स की कोई कैद नहीं होती है। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में पाबंद नज़में, आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। याद रहेगा कि उर्दू में गज़ल और मसनवी की बनावट में पाबंद नज़में, आज़ाद और मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह किसी भी मौजू पर नज़्म को लिखा जा सकता है। हैयत यानी कि बनावट के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले पाबंद नज़में। पाबंद नज़में ऐसी नज़्मों को कहते हैं जिनमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। ऐसी नज़्मों को पाबंद नज़में कहते हैं। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होते हैं लेकिन काफ़िये की पाबंदी नहीं होती है, तो ऐसी नज़्मों को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। आज़ाद नज़्में ऐसी नज़्में जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी होती है और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर के होते हैं, यानी कि मिसरे छोटे बड़े होते हैं, तो ऐसी नज़्मों को आज़ाद नज़्म कहते हैं। नसरी नज़्म किसे कहते हैं? नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, मुबनी होती है। इसमें रदीफ़, काफ़िये और वज़न की पाबंदी नहीं होती है और ना ही बहर और वज़न की पाबंदी होती है, तो ऐसी नज़्मों को नसरी नज़्में कहते हैं जो कि छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती हैं, मुबनी होती हैं। अब जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर शायर के बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा, तो हम सबसे पहले अब शायर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर इलाहाबादी, इनकी पैदाइश 1846 में हुई, इनका इंतकाल 1921 में हुआ। मीर सैयद अकबर हुसैन इनका असल नाम था और अकबर नाम से ये शायरी करते थे। याद रहेगा कि अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन था और शायरी करने से जिस नाम से ये मशहूर थे, अकबर इनका तखल्लुस था। सैयद तफस्सुल हुसैन के बेटे थे, तफस्सुल हुसैन के। 12 ज़िला इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे। इब्तिदाई यानी कि शुरुआती तालीम इन्होंने घर से और अपने वालिद साहब से हासिल की थी। अकबर बचपन से ही बहुत सहीन थे, खसूसी रियाजी, ख़ास तौर पर मैथ्स पढ़ने से इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ ये इलाहाबाद चले आए थे। यहाँ एक मकतब यानी कि मदरसे और फिर जमना मिशन स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन 1857 के इनकलाब की वजह से ये तालीम को जारी न रख सके थे। मुलाजमत की शुरुआत उन्होंने
आराइश नवेसी से की थी। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िले में नायब तहसीलदार बन गए थे। हाई कोर्ट की वकालत का इन्होंने इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया था। मुसन्निफ़ के ओहदे पर भी नाफिज हुए थे, मामूर हुए थे। 1894 में इन्हें हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब दिया था, यानी कि अवार्ड दिया था खान बहादुर का। 1903 में कब्ल आज़ो वक्त पेंशन लेकर इल्मी ज़िंदगी बसर करने लगे थे। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी व जिस्मानी तकलीफ़ में और परेशानियों में गुजरा था। 75 बरस की उम्र में इनका इलाहाबाद में इंतकाल हो गया था। अकबर ने शायरी की शुरुआत गज़ल लिखने से की थी। अपने कलाम पर इस्लाह यानी कि सलाह मशवरा ये ग़ुलाम हुसैन वहीद से लेते थे, जो कि आतिश के जो कि बहुत बड़े शायर हैं, उनके शागिर्द थे। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन इनकी इनफरादियत यानी कि मशहूर होने की वजह इनके ज़रिए लिखी गई तंज़िया व मज़ाहिया शायरी की बुनियाद है। इनकी शायरी महज हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं थी, बल्कि इसमें इस्लाह कौम यानी कि समाज सुधार के एक मौसर हथियार के तौर पर इन्होंने अपनी शायरी को इस्तेमाल किया था। नई नस्ल की अपनी मजहबी और तहजीबी रवायत से बेगानगी, नौजवानों की बेरहा रवि, औरतों की बेजा आज़ादी खसूसियत के साथ अकबर ने तंज़ का निशाना बनाया है। यानी कि इन्होंने अपनी शायरी में किस चीज़ को तंज़ का निशाना बनाया है? औरतों की बेपर्दगी, नौजवानों की बेरहादी यानी कि आलसीपन, बिना किसी राह पर चलना वगैरह, इन सभी बातों को इन्होंने अपनी नज़म के अंदर लिखकर पेश किया है। इनके यहाँ शेख, मधु, चमन, कलू, ऊट, टट्टू, गाय जैसे अल्फाजों का इनकी शायरी में इस्तेमाल देखने को मिलता है, लफ्ज़ों का। इसी तरह अकबर ने अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी अपनी शायरी में किया है। अकबर का कलाम कुलियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाया हो चुका है। अब बच्चों, एग्ज़ाम में आपसे हर हाल में 3-4 अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो अल्फाज मायनों को एक बार ध्यान से सुन लेंगे। इससे आपको उर्दू पढ़नी भी आएगी, उर्दू की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। बहम कहते हैं मिलना, गेसू कहते हैं औरतों के लंबे बाल, हाजिब कहते हैं पर्दा डालने वाला, सनम कहते हैं माशूक को, तबाए कहते हैं तबा की जमा यानी कि तबीयतें, गिरदो यानी कि आसमान, जमजमे यानी कि गीत, अकाईद कहते हैं अकीदे की जमा यानी कि यकीन, तरमीम कहते हैं तब्दीली को, मुग़नी कहते हैं गाने वाला, तकलीद यानी कि पैरवी, सम कहते हैं आवाज़ को, भागा कहते हैं ज़बान या बोली को, जम होना यानी कि मिल जाना, जाम कहते हैं गरूर को, जादू हश्म यानी कि शान, तग़य्युर कहते हैं तब्दीली को, अदम कहते हैं इस दुनिया के बाद की दुनिया, जुल्फ़ कहते हैं यानी कि लट वो बाल जो कनपटी के ऊपर खूबसूरती के साथ सलीके से मोड़ लेते हैं, ख़त नस्ख यानी कि अरबी ज़बान का एक अंदाज़े तहरीर जिसका रिवाज उर्दू और फ़ारसी ज़बान में भी है, ख़त नस्तलीक ईरानी अंदाज़े तहरीर है यानी कि ईरानी लिखने का तरीका है तहरीर का, और ख़त नस्ख को मिलाकर बनाया गया है ऐसा ख़त जिसमें हर्फ़ों के दायरों को गोल और ख़ूबसूरत बनाया जाता है। ताल कहते हैं गाना बजाने का वज़न, यानी कि जब सितार वगैरह बजाया जाता है जिस ब्लेड से, जिस टूल से, उसको ताल कहते हैं। इस्तिलाह कहते हैं वो लफ्ज़ जो लग़वी मायने की बजाय किसी ख़ास मफ़हूम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि रास्ता वगैरह दिखाने के लिए, सुधार करने के लिए। ज़ेरो बम यानी कि उतार चढ़ाव। तो बच्चों, अब तशरीह करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अकबर इलाहाबादी की इस नज़म का नाम क्या है? मुस्तक़बिल। तो अकबर इलाहाबादी की ये नज़म एक तंज़िया नज़म है, जिसके अंदर उन्होंने अपने देश के लोगों को तंज़ करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि मग़रिबी तहज़ीब से तुम्हारा क्या क्या और किस तरह से नुकसान हो सकता है। यानी कि अंग्रेज़ों के अगर तुम लोग रीति रिवाज़ों को अपनाओगे तो अपने रीति रिवाज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाओगे और तुम्हारे अंदर वो शर्म और हया बाकी नहीं रहेगी जो कि हमारे ख़ुद के अपने रीति रिवाज़ों के अंदर है। तो अकबर इलाहाबादी को अंग्रेज़ी रीति रिवाज़ों को यानी कि मग़रिबी रीति रिवाज़ों को अपनाना सख्त नागवार लगा। इसी वजह से उन्होंने ये नज़म तंज़िया अंदाज़ के अंदर लिखी है। आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहला शेर है, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहाम होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? सया को सबक लिखना मस्ट होता है। सया को सबक में लिखोगे कि ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से लिए गए हैं।
नज़म का नाम, पहले शायर का नाम लिखोगे कि ये नज़म मुस्तकबिल अकबर इलाहाबादी की नज़म से लिया गया शेर है। सयाक व सबाक लिखना मस्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो तशरीह में लिखोगे कि अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि हमारे अपने तरीके एक रोज़ मुल्क अदम की राह लेंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह नई तहज़ीब होगी और नए तौर तरीके अपनाए जाएंगे। इस शेर में अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अपने ख़ुद के रीति रिवाज और तौर तरीके ख़त्म हो जाएंगे और दूसरों के रीति रिवाज और तौर तरीके हमारे मुल्क में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये बात तंज़िया तौर पर की है, यानी कि ताना देते हुए कही है। अगला शेर है, नए उन्वान से ज़ीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में ना गेसों में ये खम होंगे। पहले सयाक व सबाक ज़रूर लिखोगे, तशरीह लिखोगे कि हसीनों की जुल्फ़ों और गेसुओं में पहले की तरह पेचो खम नज़र नहीं आएंगे और नए अंदाज से उनकी सज-धज होगी। लंबे बाल तरशवा कर मगरिबी ख़वातीन की तरस पर ख़वातीनें छोटे बाल रख लेंगी, यानी कि उन्होंने कहा है कि मगरिबी तहज़ीब का यह असर होगा कि पहले औरतें अपने लंबे बाल रखा करती थी, उनकी सज-धज अलग ही होती थी, मगर अब क्या होगा कि जब मगरिबी तहज़ीब का असर आ जाएगा तो औरतें अपने लंबे बालों को कटवा कर छोटे छोटे बाल रख लेंगी। अगला शेर है, ना खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, ना घूंघट इस तरह से हाजिब रोए सनम होंगे। हाजिब यानी कि पर्दा डालने वाला, यानी कि अकबर कहते हैं कि मगरिबी तहज़ीब का यह असर होगा कि औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, ना पर्दा होगा और ना घूंघट, गोया औरतों को अब इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौर, घरों से नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब हम होंगे, यानी कि ज़माने की जो रफ्तार है उससे लोगों की तबीयत या मिजाज का इस तरह अंदाज़ बदल जाएगा कि उनकी खुशियों की सूरत भी बदल जाएगी और उनके दुख दर्द के असबाब भी नए हो जाएंगे, यानी इनकलाबी ज़माना मिजाजो किरदार बदल कर रख देगा। समझ में आया कि जो ज़माने में बदलाव हुआ है उससे क्या होगा, मगरिबी तहज़ीब के असर से लोगों की खुशियों की वजह और दुखों की वजह दोनों ही बदल जाएंगी। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल ज़मज़मे बुलबुल के गम होंगे, यानी कि हवा की हरकत से मालूम हो रहा है कि अब मौसम तब्दील हो रहा है और इस तब्दीली से कुछ और ही गुल खिलेंगे। अब बुलबुलों के नगमों की बजाय कुछ और ही सुनाई देगा। मतलब ये है कि मगरिबी तहज़ीब के असरात इस कदर होंगे कि लोग मशरिकी अदाब के तौर तरीके अपने तौर तरीक़ों को पूरी तरह भूल जाएंगे और अलग ही तौर तरीक़ों पर चलेंगे। अक़ाइद पर क़यामत आएगी, तरमीम मिल्लत से नया काबा बनेगा, मगरिबी पुतले ज़म होंगे, यानी कि मगरिबी तहज़ीब से लोग अपने मज़हब को भी भूल जाएंगे। अकबर इलाहाबादी का कहना है कि हमारे अक़ाइद यानी कि अक़ीदों पर भी मगरिबी तहज़ीब का असर हो जाएगा। मिल्लत के अफराद अक़ाइद की तब्दीली से बट जाएंगे और इसका ये असर होगा कि लोग अपने मज़हब से दूर होकर मगरिब ज़िदा हो जाएंगे, यानी कि उनका काबा बदल जाएगा। अब वो सच्चे मुसलमान की बजाय मगरिब परस्त बन जाएंगे, मगरिब के मज़हब को मानने वाले बन जाएंगे, यानी कि ईसाई बन जाएंगे। बुत होंगे मुग़नी नग़मा तक़लीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालो सम होंगे, यानी कि अब लोग यूरोप की तक़लीद के ही अंदाज़ के गाने गाएंगे। मौसीकी यानी कि म्यूज़िक में तालो सम का कोई ख़याल नहीं रखा जाएगा। मशरिकी मौसीक़ में जिन बातों का ख़याल रखा जाता है उन बातों को भूलकर मग़रिबी मौसीकी से मशरिकी मौसीकी इन सब बातों को कोसों दूर कर देगी। हमारी इस्तिलाहों से ज़बान ना आशना होगी, लगाते मगरिबी बाज़ार की भाका से ज़म होंगे। भाका कहते हैं ज़बान को, ज़म होंगे यानी कि मिल जाना। हम अपनी ज़बान की सलाहियतों से ना वाकिफ़ यानी कि ना आशना हो जाएंगे। हमारे रोज़मर्रा मुहावरे सलाहियतें दम तोड़ देंगी और उनकी जगह अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज ले लेंगे। यहाँ तक कि अनपढ़ और पढ़े लिखे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में सिर्फ़ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों का कसरत के साथ इस्तेमाल करेंगे। बदल जाएगा मयार शराफत, चश्म दुनिया में ज़्यादा थे जो अपने ज़ाम में वो सबसे कम होंगे। ज़ाम कहते हैं घमंड, यानी कि अकबर का कहना है कि अब जब मगरिबी तहज़ीब का ऐसा असर होगा कि आइंदा शराफत का मयार बिल्कुल बदल जाएगा। लोग शरीफों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे।
جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور جو کچھ نہیں ہے آئندہ آنے والے زمانے میں ان کا شمار معذورین میں ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے بس یہاں تک لکھیں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں میں ہی دفن افسانہ جا و حشم ہوں گے۔ یعنی کہ لوگ اپنے بزرگی کے کارنامے اور ان کے عظمتوں اور شان و شوکت کا تذکرہ کرنا بھول جائیں گے، اور یہ سب باتیں بس کتابوں کی باتیں بن کر رہ جائیں گی۔ یعنی آج جو حقیقت ہے کل وہ باتیں افسانہ بن جائیں گی۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ یعنی کہ مغربی تہذیب سے لوگ اس قدر متاثر ہو جائیں گے کہ انہیں اس تبدیلی کا کوئی احساس اور غم بھی نہیں ہوگا۔ انہیں یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ ان کے بعد ان کے آباء و اجداد کیا تھے، انہوں نے ان کے لیے کیا کیا سیکریفائس کیے تھے۔ بس جس ماحول میں ان کی پرورش ہوگی وہ ان کو وہی ماحول اچھا لگنے لگے گا۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ یعنی کہ آخر میں اکبر خود سے مخاطب ہیں کہ مستقبل میں ہونے والی ان تبدیلیوں پر تم کیوں اس قدر غم میں ہو، افسردہ ہو۔ وہ دن دور نہیں جب نہ تم ہوں گے اور نہ ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اکبر اور ان کے ہم عصر یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، یعنی کہ چلے جائیں گے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، اکبر الہ آبادی نے کن باتوں کی پیشن گوئی کی ہے، یعنی کہ کن باتوں کا مستقبل میں ہونے کا بھے بتایا ہے۔ اکبر نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب انگریز حکمراں تھے اور انگریزوں کے طور طریقے اور مغربی تہذیب سے ہندوستانی متاثر ہو رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے، ان کے طور طریقوں کو۔ مشرقی تہذیب اور آباء و اجداد یعنی کہ باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑ کر مغربی انداز اور رنگ ڈھنگ اپنا رہے تھے لوگ۔ چنانچہ اس صورتحال سے اکبر کو صدمہ پہنچا اور انہوں نے اس نظم میں مستقبل کے بارے میں اپنے خدشات یعنی کہ اندیشے ظاہر کیے ہیں کہ اگر لوگ اسی طرح مغربی تہذیب اپناتے رہیں گے تو ہماری اپنی تہذیب، روایت و قدر و اقتدار ختم ہو جائیں گے۔ لوگ نئی تہذیب اپنائیں گے، عورتیں پردہ کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے چہرے پر گھونگھٹ اور پردے نظر نہیں آئیں گے، اپنی زبان چھوڑ کر وہ انگریزی بولنے لگیں گے۔ مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ کیوں بنایا ہے اکبر الہ آبادی نے اس نظم کے اندر؟ تو اکبر کی تعلیم و تربیت مشرقی ماحول میں ہوئی تھی، وہ مذہبی آدمی تھے، انہیں اپنی اقدار اور روایت سے انسیت تھی یعنی کہ لگاؤ تھا، جبکہ مغربی تہذیب میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مغرب میں تہذیب اور شرافت کا معیار مشرق سے بالکل الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ اکبر کی دوربین نظروں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ آئندہ مغربی تہذیب سے ہندوستان اس قدر متاثر ہوں گے کہ اپنی تہذیب، روایت اور اخلاق سب کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہم وطنوں کو آگاہ کرنے کے لیے اب مغربی تہذیب کو انہوں نے طنز کا نشانہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں جو کچھ اکبر نے بیان کیا ہے آج وہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آگے ہے، کھلیں گے اور ہی گل سے شاعر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کھلیں گے اور ہی گل سے مراد مغربی تہذیب کے اثراتوں سے ہے۔ گل کھلنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے کوئی نئی یا انوکھی بات ظاہر ہونا، فساد برپا ہونا یا طوفان اٹھنا۔ یہاں ہندوستان کا مغربی تہذیب اپنانا ایک طرح سے انوکھی بات ہوئی ہے اور مغربی تہذیب کا طوفان بھی آیا ہے۔ گزشتہ عظمتیں کیا ہیں؟ چند جملوں میں لکھنا ہے۔ گزشتہ عظمتوں سے مراد ہے ہمارے بزرگوں کے ایسے تاریخی ساز کارنامے جن سے ہمارا ملک ایک عظیم الشان ملک بنا، دوسرے ممالک کے لوگ اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہندوستان کی عظمت کی نشانیاں یہاں گنگا جمنی تہذیب، اقدار اور روایت، رواداری، یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور علم و ادب نیز فنون ہیں جن میں ہندوستانیوں نے اپنی ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک۔ صرف آثار قدیمیہ کو ہی دیکھ لیجئے، ہندوستان کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ آگے ہے، نظم کے آخری شعر میں شاعر کیا کہہ کر خود کو تسلی دے رہا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم مستقبل میں جن اندیشوں کا اظہار کیا ہے اور مغربی تہذیب سے رونما ہونے والی تبدیلیوں
اور ان کے خراب اثرات کا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب رونما ہوگا، ظاہر ہوگا، اسے دیکھنے کے لیے بے خود نہیں رہیں گے، اس لیے انہیں اس تبدیلی کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں اس انقلاب دہر کا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے اور نہ ہم ہوں گے۔ تو یہاں سے بچوں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔